नमस्कार iGraspers, इस सप्ताह के समाचार रैप में आपका स्वागत है। अनुशासन ही अपने जीवन के उद्देश्य और उपलब्धि के बीच का एक सेतु है। तो चलिए तैयार हो जाएं और हमेशा एक अनुशासित जीवन जीने के लिए कदम बढ़ाएं। आज के समाचार कैप्सूल के मुख्य आकर्षण हैं: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने G20 मीट में कहा कि भारत पेरिस एग्रीमेंट से आगे है। यूके में 2030 से नई डीजल और गैसोलीन कारों की बिक्री पर प्रतिबंध। अलास्का के एक छोटे शहर में अगले दिन की रोशनी 2021 में दिखाई देगी। मेघालय के जंगलों में उत्तरी ध्रुव के समान चमकने वाले नए रहस्यमय मशरूम पाए गए। रेसलिंग लेजेंड द अंडरटेकर ने WWE को अलविदा कहा। और आखिर में हमारा रोमांचक F2 सेगमेंट। जैसे कि आप सब जानते हैं iGraspers, G20 19 देशों और यूरोपियन यूनियन की सरकारों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर्स के लिए एक इंटरनेशनल फोरम है। यह आर्थिक मुद्दों पर बातचीत के लिए ग्लोबल फोरम है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पिछले हफ्ते G20 समिट को वर्चुअली संबोधित किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर लगातार ध्यान दिया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने यह कहा कि भारत ने कम कार्बन और क्लाइमेट रिजिलिएंट डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस अपनाए हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि भारत के लेवल पेरिस एग्रीमेंट के लक्ष्य पूरे कर रहा है, बल्कि उससे आगे भी बढ़ रहे हैं। iGraspers, पेरिस एग्रीमेंट एक ऐसा एग्रीमेंट है जिस पर 2016 में हस्ताक्षर की गई थी। यह ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करने, उन्हें अपनाने और फाइनेंस करने के संबंध में है। पेरिस एग्रीमेंट के अंतर्गत प्रत्येक देश को इसके लिए योजनाएं बनानी होती है। साथ ही यह भी रिपोर्ट करना होता है कि वह ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए क्या कर रहे हैं। क्या आपको मालूम है कि भारत अब 2023 में हाई प्रोफाइल ग्रुपिंग की G समिट का आयोजन करेगा, निर्धारित साल से एक साल पहले। यदि आपके पास कोई ऐसा डिवाइस होता जो आपके बिना कुछ कहे ही आपके विचार जान लेता, तो कैसा रहेगा? ये बिल्कुल काल्पनिक लगता है ना? लेकिन MIT के पोस्ट डॉक्टरल स्कॉलर अर्नव कपूर ने एक ऐसे ही डिवाइस की खोज की है। ऑल्टर ईगो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड हेडसेट है जो मनुष्य की भावनाओं को समझकर उन लोगों की आवाज बन जाता है जो बोल नहीं सकते। टाइम्स के 2020 की 100 बेस्ट इन्वेंशंस की लिस्ट में ऑल्टर ईगो का नाम भी है, जो एक्सपेरिमेंटल कैटेगरी में है। ऑल्टर ईगो केवल आपके विचारों को नहीं पढ़ता, बल्कि आपके कीबोर्ड को हाथ लगाए बिना और मुंह खोले बिना आपके कंप्यूटर से बातचीत कर सकता है। निश्चित रूप से यह उन लोगों के लिए वरदान है जो बोल नहीं पाते। यह सच में बहुत ही महत्वपूर्ण आविष्कार है। हम अपने दिमाग का उपयोग करके कुछ भी कर सकते हैं, है ना iGraspers? संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में एक घोषणा की जो जलवायु परिवर्तन की दिशा में एक बढ़िया और सशक्त उपाय होगा। उसमें कहा गया है कि 2030 में उन कारों की बिक्री पर रोक लगा दी जाएगी जो केवल फॉसिल फ्यूल से चलती है। इससे प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों से छुटकारा मिल जाएगा। बेहतर पर्यावरण प्रयासों के रूप में यह प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन द्वारा की गई एक घोषणा है और ग्रीन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का एक भाग भी है। कुछ लोगों का कहना है कि इससे कार बनाने वालों और इकोनॉमी को हानि होगी, लेकिन सरकार का कहना है कि सही योजना और सहयोग से लगाया गया यह प्रतिबंध हर किसी के लिए लाभदायक होगा। अन्य देशों को भी इससे प्रेरणा लेकर अपने ग्रह को बचाने के लिए मिलजुल कर काम करना चाहिए। डायमंड पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है। जमीन के नीचे बहुत अधिक प्रेशर और तापमान में इसे तैयार होने में हजारों साल लगते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों की एक टीम ने कमरे में के तापमान में 2 अलग अलग किस्म के डायमंड तैयार किए हैं, और वो भी कुछ ही मिनटों में। तो ये कैसे संभव हुआ? सामान्य डायमंड में एटम्स को एक क्यूबिक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में रखा जाता है, लेकिन उन्हें हेक्सागोनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर देने के लिए इन कार्बन एटम्स को दोबारा अरेंज किया जा सकता है।
अलग किस्म के इस डायमंड को लोन्स्डेलाइट कहा जाता है। इनके साथ साथ सामान्य डायमंड को भी हाई प्रेशर देकर कमरे के तापमान में तैयार किया जा सकता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि लोन्स्डेलाइट डायमंड भी सामान्य डायमंड से 58% ज़्यादा कठोर होंगे। तकनीक के क्षेत्र में ये निश्चित रूप से क्रांति है। मैरीलैंड में नासा के वैज्ञानिकों और उनके अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों ने जंगलों के बाहर पेड़ उगाने के स्थान आकर और कार्बन क्षमता का पता लगाने के लिए एक तरीका खोज निकाला। जंगलों के बाहर पेड़ सब तरफ फैले हुए हैं। उनकी मैपिंग की प्रक्रिया में कई साल का समय और कड़ी मेहनत लग सकती थी। टीम के शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स ने यह काम आसान कर दिया। कार्बन इस दुनिया का एक जरूरी हिस्सा है। कुछ कामों से कार्बन निकलता है, जैसे मनुष्य द्वारा फॉसिल फ्यूल जलाने से, जबकि अन्य उस कार्बन को सोखते हैं, जैसे पेड़ों को बढ़ने के लिए कार्बन की जरूरत है। पृथ्वी के कार्बन साइकिल और जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में इस तकनीक को समझने के लिए वैज्ञानिकों को यह जानना जरूरी है कि दुनिया के कितने पेड़ कितना कार्बन सोखते हैं। इस खोज से दुनिया में एक निश्चित रूप से बदलाव आ सकता है। टीम को बहुत बहुत बधाई हो। अलास्का के एक छोटे शहर उत्कियाकविक, जिसका पहले नाम बैरो था, वहां पिछली बार सूर्य की रोशनी 19 नवंबर को दिखाई गई थी। जी हाँ, अब अगली बार वहां सूरज अगले साल दिखाई देगा, लगभग 60 दिन बाद। तब तक अंधेरा। यह कैसे संभव है? इस स्थिति को पोलर नाइट कहा जाता है। सर्दियों में पृथ्वी के प्लेसमेंट से यह स्थिति पृथ्वी के सबसे उत्तरी और सबसे दक्षिणी क्षेत्रों में होती है। दिन के समय में धुंधली सी रोशनी तो आएगी, लेकिन 22 जनवरी को सूरज के फिर से दिखाई देने तक अंधेरा ही रहेगा। उत्कियाकविक के निवासियों को गर्मियों में इससे उल्टा अनुभव होता है। वह है पोलर डे। उस समय पृथ्वी के अपनी धुरी पर झुकने के कारण 24 घंटे सूर्य की रोशनी रहती है। बहुत ही फैसिनेटिंग एस्ट्रोनॉमिकल घटना है ना? आई ग्रास्पर्स, क्या आपको मालूम है कि बायोलुमिनेसेंस जीवित प्राणियों द्वारा प्रकाश उत्पन्न करने और उसे फैलाने की एक घटना है। अगस्त में जब भारत और चीन के वैज्ञानिक असम में फंगल डॉक्यूमेंटेशन प्रोजेक्ट के लिए गए, तो उन्हें वहां 600 नई किस्म की फंगाई तो मिली, साथ ही उन्हें मशरूम बायोलुमिनेसेंस या प्रकाश फैलाने वाले मशरूम भी मिले, जिन्हें रोरिडोमाइसिस फाइलोस्टैकिडीज कहा जाता है। बहुत ही रोचक बात है कि वहां के स्थानीय लोग जंगलों के अंधेरे में इन चमकने वाले बैम्बू स्टिक्स का प्रयोग नेचुरल टॉर्च के रूप में कर रहे थे। जब ये जंगलों को प्रकाश से भर देते हैं तो उत्तरी ध्रुव की प्रकाश की तरह जगमगाते हैं और हमें प्रकृति की अद्भुत रचनाओं की याद दिलाते हैं। हमारी फूड चेन के सभी जीवधारियों की तरह मधुमक्खियां भी हमारी इकोसिस्टम का आवश्यक हिस्सा हैं, क्योंकि वे हमारे लिए कई तरह का स्टेपल फूड पॉलिनेट करती हैं। हालांकि पृथ्वी पर पाए जाने वाली 9 बिलियन से भी अधिक इंसेक्ट पॉपुलेशंस में हो रही कमी को देखते हुए यह जरूरी है कि इनसे संबंधित आंकड़े इकट्ठे किए जाएं, ताकि इन्हें लुप्त होने से बचाया जा सके। यह ग्लोबल बी मैप तैयार करने के लिए सिंगापुर और चीन के रिसर्चर्स ने अलग अलग बी स्पीशीज की तुलना 20,000 से भी ज्यादा स्पीशीज की सूची से की, जिससे यह देखा जा सके कि इनकी कितनी प्रजातियां पूरे संसार में फैली हुई हैं। इस अध्ययन से कुछ परिणाम सामने आए हैं। रेगिस्तान की तुलना में जंगलों में ये 20 स्पीशीज कम पाई गई हैं और दक्षिण की तुलना में उत्तरी हेमिस्फेयर में इनकी संख्या अधिक है। अब आपको पता चल गया ना ग्रास्पर्स कि इनके डंक से बचने के लिए किस दिशा में जाना है। दोस्तों, आपको मालूम है कि न्यूजीलैंड बर्ड ऑफ द ईयर दूसरी बार कौन बना है? ये काकापो है, जो संसार का सबसे मोटा तोता है। उसे माइटी मॉस चिकन भी कहा जाता है। ये एक एंडेंजर्ड स्पीशीज है, लेकिन 1990 से चल रही बातचीत और प्रयासों से इसमें बदलाव आया है। काकापो दुनिया का सबसे लंबा तोता है। पहले ये पूरे न्यूजीलैंड में रहते थे, लेकिन अब ये केवल प्रेडिएटर फ्री आइलैंड्स में ही रहते हैं,
ये विशाल पक्षी दुनिया के एकमात्र ऐसे तोते हैं जो उड़ नहीं सकते। कीवी अवार्ड जीतकर ये पक्षी सबकी नजरों में आ गया है। ऑर्निथोलॉजिस्ट्स के लिए ये अध्ययन का विषय है। लगभग 7 फीट लंबे और 320 से भी ज्यादा पाउंड के अंडरटेकर आका मार्क कैल्वे ने जब 1990 में शुरुआत की थी तो हर कोई उसे देखने के लिए बेताब था। अखाड़े में लगभग 3 दशक तक बने रहने के बाद अंडरटेकर ने अब विदा ली। WWE ने इस लेजेंड के सम्मान में एक वीडियो बनाया जिसमें स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, जॉन सीना और कई अन्य रेसलर्स ने इस लेजेंड के प्रति सम्मान दर्शाया है। सच में यह एक युग समाप्त हो गया। अर्जेंटीना के महान फुटबॉल खिलाड़ी डिएगो मैराडोना का निधन हार्ट अटैक से हो गया और दुनिया भर में उनके फैंस शोकग्रस्त हो गए। वे 60 वर्ष के थे। पेले के साथ वे सबसे बड़े फुटबॉल के खिलाड़ी माने जाते थे। वे सदैव अपने हैंड ऑफ गॉड के लिए याद करे जाएंगे जब उन्होंने 1983 वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ गोल किया था। आप हमें हमेशा याद रहेंगे डिएगो। आई ग्रास्पर्स ग्रामीण भारत से पोस्टकार्ड के इस सेगमेंट में हम आपके लिए रुचि और समर्पण से भरी सच्ची घटनाएं लेकर आते हैं। बुंदेलखंड की प्रियंका यादव। यह क्षेत्र अब उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच विभाजित है। एक किसान की बेटी प्रियंका का चयन हाल ही में जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में हुआ। खेल जगत में उनकी यात्रा एक हॉबी के रूप में शुरू हुई। धीरे धीरे खेलों में उनकी रुचि बढ़ी। कबड्डी के क्षेत्र में जाने पर उनके माता पिता को उनकी चिंता है, लेकिन उनकी बहन और उनके कोच उनके सबसे बड़े समर्थक हैं। कबड्डी में अपने भविष्य के बारे में प्रियंका का कहना है कि वे इसमें अपना नाम कमाकर अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहती हैं। प्रियंका, आई ग्रास की ओर से हमारी शुभकामनाएं। दूसरी कहानी महाराष्ट्र के एक जनजातीय जिले की है जहां आसपास के 40 गांव के बच्चे पढ़ने आते हैं। कुछ कक्षाएं तो कच्ची सड़कों पर भी ली जाती है। कई सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षक यह सुनिश्चित करते हैं कि इन ट्राइबल एरिया के बच्चों को भी देश के दूसरे भागों के बच्चों के समान ही अवसर मिले। यह बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है जिसकी सराहना की जानी चाहिए। टेलर स्विफ्ट को उनकी एल्बम फोकलोर के लिए अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड्स 2020 में आर्टिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। इन अवार्ड्स के इतिहास में वह सबसे ज्यादा अवार्ड पाने वाली आर्टिस्ट बन गई है। उन्होंने फेवरेट फीमेल आर्टिस्ट और फेवरेट म्यूजिक वीडियो फॉर कार्डिगन भी जीते। इससे उनके अवार्ड्स की संख्या 32 हो गई है। गर्ल पावर जिंदाबाद। इस सप्ताह का मुहावरा है खुशी का ठिकाना ना रहना, जिसका मतलब है बहुत अधिक प्रसन्नता का होना। जब नेहा अपने नाना नानी से 1 साल बाद मिली तब उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। यह साल का वो दिन होता है जब अमेरिका में लोग थैंक्सगिविंग डे पर अपने खाने, परिवार और अन्य सभी सुविधाओं के प्रति आभार प्रकट करते हैं। यह नवंबर का चौथा थर्सडे होता है। इस साल यह 26 नवंबर 2020 को था। अमेरिका में पहला थैंक्सगिविंग वर्जीनिया में 1619 में मनाया गया था, लेकिन 1863 में सिविल वॉर के दौरान प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन ने यह घोषणा की, यूएस में नेशनल थैंक्सगिविंग डे नवंबर में ही मनाया जाएगा। क्या आपको मालूम है कि कनाडा में थैंक्सगिविंग अक्टूबर के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है? बूझो तो जाने वो कौन सी चीज है जिसको खाने के लिए खरीदते हैं पर खाते नहीं? बूझो बूझो, जी हाँ, वो है खाने की थाली। पहचानो कौन? ये केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला थी। इन्होंने 2 नए एलिमेंट्स रेडियम और पोलोनियम की खोज की। पोलोनियम का नाम उनके अपने जन्म स्थान पोलैंड के नाम पर रखा गया। जी हाँ,
आपने सही पहचाना, हम मारी क्यूरी की बात कर रहे हैं। क्या आपको मालूम है कि पोलैंड और फ्रांस ने वर्ष 2011 को मैरी क्यूरी वर्ष के रूप में घोषित किया है? क्या आपको मालूम है कि न्यूनतमवाद एक ऐसा आंदोलन है जो वर्ल्ड वॉर II के बाद शुरू किया गया था। इसमें कुछ पैलेट ज्योमेट्रिक पैटर्न्स के साथ साथ दोहराने की प्रक्रिया पर जोर दिया जाता है ताकि चीज़ों को आसान बनाया जा सके। यह सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि कला, डिज़ाइन, आर्किटेक्चर का प्रयोग जीवन के सभी क्षेत्रों में तभी करना चाहिए जब वे आवश्यक हो। यह एक लंबे समय तक रहने वाला सिद्धांत है। आप भी इससे सहमत हैं ना ग्रास्पर्स? क्विज टाइम। एक मशहूर न्यूनतमवादी कलाकार का नाम बताइए जिन्होंने ब्लैक पेंटिंग्स बनाई थीं। अपने जवाब contactus@igrasp.com पर लिख भेजिए। पिछले सप्ताह के क्विज के जवाब। पृथ्वी के जलीय चक्र का दूसरा नाम हाइड्रोलॉजिक साइकिल है। भावी युवाओं के लिए भारत के प्रमुख समाचार कैप्सूल iGrasp द्वारा आयोजित साप्ताहिक क्विज में सफलतापूर्वक भाग लेने पर सेंट अगस्टिन्स डे स्कूल बैरकपुर की मंद्रिता भट्टाचार्य को हार्दिक अभिनंदन। यह हमें हमारे समाचार रैप के अंत में ले आता है। बेस्ट फ्रेंड अच्छे समय को बेहतर करते हैं और कठिन समय को आसान बनाते हैं। इसलिए जब तक हम फिर मिलें, अपने फ्रेंड्स के साथ बिताया हुआ प्रत्येक क्षण कृतज्ञता और प्रेम के साथ बिताएं और हमें theigrasp.com पर विजिट करना ना भूलें। नमस्ते।